हेलो। ये प्रपत्र 2, ठीक है, इसको मैं जल्दी पढ़ता जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है। प्रपत्र 1 में ही आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था वीडियो बनाने में। जल्द मैं बताऊंगा। आप अपना नाम सेम तरह से डालेंगे, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल सकते हैं। इंग्लिश में डालें, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में डालें, ठीक है। अनुक्रमांक, अगेन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन आपको डालनी है उसी तरह से। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधिमानता कोड पहले होगा यहाँ पर, जिसके लिए लिखा होगा कि सारणी 2 के कॉलम 13 के अनुसार भरे, ठीक है। तो सारणी 2 कौन सा है? तो जैसे ही आप पलटोगे इसको तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ सारणी 2, ठीक है। कॉलम 13 कौन सा है? तो सबसे लास्ट में देखो यहाँ पर राइट मोस्ट जो जगह पर है अधिमानता कोड लिखा हुआ है, उसका कोड लिखा हुआ है, जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, या हिंदी में बोले तो बिहार प्रशासनिक सर्विस। आपको ये लफड़े में नहीं पढ़ने। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार प्रशासनिक सर्विस, हिंदी उर्दू गुजराती मराठी जिसमें लिखा है उससे कोई सुनिए। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है BAS, वो इंग्लिश में ही है, तो उसको आपको इंग्लिश में ही डालना है। भले ये नहीं सोचे कि आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में डालेंगे BAS, ऐसा नहीं। BAS जो आप इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह से डाल दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेंशन है। फिर BPS है सेकेंड। अगर जैसे आपको चूज करना है, जैसे कि आपको पहले ऑडियो आप डाल सकते हैं, जिसमें आप वीडियो बाद में 2-3 साल बाद जो आप बन जाते हैं वो आप नीचे डालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 17th ग्रामीण विकास पदाधिकारी 17th है, तो उसको भी आप पहले डाल सकते हैं। वो उसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है इसे फिलअप करने के बारे में ही बताने में। तो वो आप कैसे डाल सकते हैं? अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते वो आप पर है। उसके लिए आप यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोज़ वगैरह होंगे, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरा भी देख सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको अगर आप चाहें तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप लोग सब जानते ही होंगे, इसलिए मैं बनाना नहीं चाहता। तो इसमें क्या है कि अधिमानता कोड यहाँ पर आप उसी तरह से डालें, BAS BPS BFS, इस तरह से करते हुए आपको जो जो चाहिए पोस्ट कि पहले मेरे ये प्रायोरिटी होगी वो। अगर आप नहीं डालते हैं, आप किसी वजह से नहीं डाल पा रहे, अब मान के चलिए कि आपको चाहिए कोई डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाला, जिसमें आप अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, पहले आपकी वो प्राथमिकता है। लेकिन आप चाहते हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि आखिर कैसे होता है, जो भी मेरा रैंक आएगा तो उस हिसाब मिल जाएगा। रैंकिंग इस तरह से नहीं होती है। जो आपने कितना चूज किया और आपकी रैंक कितनी है, दोनों हिसाब से आपको वो पोस्ट मिलता है। अगर आपने चूज कर लिया है BAS, जो कि अच्छे रैंकर्स लोग यूजली लेते हैं, क्योंकि इसकी सीट भी कम है और अच्छे रैंकर्स हमेशा ही चाहते हैं इसको कि मोस्ट कॉम्पिटेड पोस्ट है, मोस्ट कॉम्पिटेड सर्विस है। इसके अंतर्गत SDM SDC आप बनते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आप बनते हो, SDM वगैरह। उसमें पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल वगैरह भी ऑफिसर भी आप बनते हो। तो ये सब चीज़ें आप बनते हो इसके अंतर्गत। तो वो अधिकतर लोग इसको चूज करते हैं। लेकिन अगर उनकी रैंक, अगर मान के चले कि टॉप 22 वाले 20-30 वाले जो लोग हैं, टोटल इसमें कितने सीट्स हैं? बिहार प्रशासनिक वाला में 28 हैं, ठीक है। 28 इसमें सीट्स हैं, ठीक है। 28, हाँ 28 आप लेकर के चलें, 28 सीट्स हैं। मान के चलिए कि टॉप जो 28 रैंकर्स है, उन्होंने 28 के 28 लोगों ने सबसे पहले BAS डाला हो, तो अब तो 29th वाले को भी नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ लो। अगर यहाँ पे 40 सीट टोटल होंगे किस तरह से मिला करके, तो 40 वाले अगर लोगों ने लिया होगा तो 40 का 40 ही उनको मिल जाएगा। भले 41 वाला भी जो होगा वो ले नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने फर्स्ट रैंक वाले भी बंदे ने अगर BAS की जगह पर गलती से नीचे वाला को भी डाल दिया होगा, जैसे कि RDO ही पहले डाल दिया होगा, या फिर राजस्व अधिकारी या एवं समकक्ष जो 19th में है, इसको REV कहते हैं। तो REV वाला ही उन्होंने अगर मान के चलो डाल दिया होगा तो REV ही उनको मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट रैंकर है। उनको वो कुछ भी चूज कर सकते, तो उन्होंने फर्स्ट रैंकिंग मिला है, तो पहले वाले ने क्या चूज किया उस हिसाब से आपको माना जाएगा, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि REV ये तो फर्स्ट रैंक है, तो इसके सुनना सबसे पहले जरूरी है, तो इस हिसाब से उसका जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है। तो पहले आपकी रैंकिंग देखी जाती है और साथ साथ आपका अधिमानता कोड में आपने क्या भरा है उस हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलते हैं, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। इसलिए आप जो भी डालें उसके लिए आपको सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये भी वक्त है थोड़ा, अभी थोड़ा वक्त है। जैसे आप लोग का जनवरी में स्टार्ट होगा फेज़ 2, महीना भर लगभग
समझे तो 25 दिन के करीब में आपके पास है। सो आप क्या करें कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, या फिर आप गूगल पर जा कर के खोज सकते हैं कि इस पोस्ट का क्या मतलब है, इस पोस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल आपको बिहार के अलग अलग सोर्स, मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कुछ वीडियोज, वहाँ पर 5-6 वीडियो देखने के बाद आप एक नोट्स बना लें कि उसमें आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, आप रैंकिंग के हिसाब से नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको चूज करते वक्त कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आप यहाँ से नीचे चूज करोगे, फिर उसके बाद ऊपर आप जाओगे, जैसे एमईओ आपने नीचे चूज कर लिया, फिर उसके बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप क्या करो कि जैसे BAS आपने डाला, लेकिन यहाँ पर बिहार प्रशासनिक सेवाएं लिखें, हिंदी में लिखने, क्योंकि इसलिए क्या होता है कि चूज करने में वहाँ पर समझ में आने में लोगों को थोड़ा समस्या नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पता भी नहीं है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही बोलते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं, तो उस हिसाब से वहाँ के जो होते हैं फाइनली कोड से ही देखकर ही आपको किया जाता है। लेकिन कोशिश करें कि इस साइड में आप हिंदी ही लिखें, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेल आराधीक्षक या काराधीक्षक यहाँ पर है, बिहार कारा सेवा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका ब्रैकेट में काराधीक्षक है, तो उसको आप इंग्लिश में जेल सुपरिटेंडेंट न लिख दें, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। जो इसमें लिखा हुआ है वही लिख दें, कोई इशू नहीं है, बस कोड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कोड आप सबसे पहले डालें, फिर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, समझ रहे, बिहार कारा सेवा, काराधीक्षक, इस तरह से कर, कहीं पर भी इंग्लिश लिखे ना, इस साइड में आपने पत्र में जो भी अपने इंग्लिश में लिखा, अपना नाम सिद्धार्थ से SIDDHA इस तरह से आप करके लिखो, कोई सुनिए। माता पिता के भी नाम आपने लिखा, कोई सुनिए। होम मेकर, फार्मर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। होम मेकर मतलब गृहिणी, आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर खुद भी लिखा हुआ है कि आप नीचे यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण करके, और जो कॉलन के बाद हाइफन दिया हुआ है उसमें लिखा है कि उपयुक्त सारणी में अगर अधिमानता कोड या सेवा पद का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टता क्रॉस कर दें। अगर मान के चलें कि आप किसी एक जगह को आप ये नहीं चाहते हो, मतलब कि आप 24 सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप 23 ही आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। आप 23 ही लेना चाह रहे हो, और 23 का 23 आप क्या करो कि 23 आपने ऊपर से इस तरह से भरा, ठीक है। 23 का 23 आपने ऊपर से भरा, और ये 24 वाला आपको पसंद है, सोच रहे हैं कि आप क्या भर रहे हैं यार, तो चलो उसको आप कॉलम को वैकेट में ही ना छोड़ दे, ब्लैंक में ही ना छोड़ दे, आप उसको क्या करो कि क्रॉस कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इधर भी आप क्या करोगे कि इस तरह से एक लंबी लाइन खींच दें। जब आपको वहाँ पर वो चाहिए ही नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, तो वो कर दे जरूर से जरूर। और इसमें ये भी लिखा हो गया है कि अगर आपको उम्मीदवार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, अगर जिस पद के लिए आपका अधिमानता क्रम नहीं भरा जाएगा तो उसके लिए कोई सोचा ही नहीं जाएगा। समझ में आएगा कि पहले ये लड़का ही नहीं चाहता ये वाला, तो उसके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था कि आपकी रैंक उस हिसाब से आएगी, और अगर अवेलेबल उतने सीट बचे हुए होंगे, अगर टॉप रैंकर से आपको नहीं ले लिए होंगे तो अब आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको मिलने की बारी आ गई, क्योंकि टॉप रैंकर से उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आपने ऑलरेडी लिख दिया है कि नहीं मेरे को चाहिए नहीं, तब तो आपको उस वक्त भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सतर्क होकर भरे। मैं तो कहूँगा 24 का 24 ही भर दें आप पूरा। ऊपर नीचे आप जो सकता है कोड अदल बदल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने जाने। BS डालिए, BPS डालिए, BFS डालिए, RDO भर सकते हैं। इस तरह से भरते हुए आप 24 का 24 पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है, उसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए कि RDO का में क्या काम है, क्योंकि अधिकतर को ये भी नहीं पता होता है। तो जैसे मैंने क्या किया, तो 5-6 वीडियोस मैंने देख लिए थे, एक नोट्स बना लिए थे। 16 जुलाई को ही आया था इसका रिजल्ट, तो उसी के बाद से मैंने 7 दिन के अंदर में ये सब किए थे। एक नोटबुक में आप क्या करो कि इस तरह से लिख लेना सब कुछ, इसका ये महत्व है, इसका ये महत्व है, इसका ये पोस्ट है, इसको इतना पैसा मिलता है, क्योंकि कई लोगों की सैलरी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो वो भी आप समझें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सारा भर देना है, आपको फिर फाइनली आपको उम्मीदवार का हस्ताक्षर आपको कर देनी है, ठीक है। आई होप आप समझ में होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नाम अगर आपने ऑलरेडी किया है BPSC को ही पास, या फिर आप UPSC के अंदर आते हो, तो उसका नाम आप लिख देंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, इस UPSC के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट पर हूँ, उसको आप मेंशन कर देना पद के नाम में। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नाम दे देना, जैसे UPSC को आपने ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, या फिर BPSC के अंतर्गत कोई
कुछ आते हैं या फिर आप दूसरे राज्य में भी हैं, तो वहाँ के अंतर्गत अगर आप कोई कर्मचारी हैं, कोई एम्प्लॉय हैं, तो उसका आप नाम जरूर लिख दें। ये दोनों में ये काम है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कोई उससे नहीं, आप वहाँ पर भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट जरूर लेकर के वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो देख कर आपको बताएगा। अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि MPS महाराष्ट्र में या फिर MP में या फिर किस तरह कि कौन से पोस्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा, जो आप ये मेंशन्ड है, जो 10 आपको मिलेगा इंटरव्यू लेटर। अगर आप डाउनलोड अभी आप नहीं होगा, 7 दिन पहले बात करता है, लेकिन यूजली उसके पहले भी आ जाता है। जैसे मेरा ही आ गया था शायद 10-12 दिन या 14 दिन पहले ही इंटरव्यू लेटर आपको आ जाता है। तो वो आपको रहेगा JPG फॉर्मेट में। तो JPG फॉर्मेट में तो आपको बस उसी तरह से निकाल लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आप कलर प्रिंट आउट निकालें, ऐसा कुछ, वो सिंपल ही उस तरह से आप निकाल लें, ठीक है। तो ये रही आपकी बात। लास्ट में यहाँ पर हिंदी में हस्ताक्षर, अंग्रेजी में हस्ताक्षर, दोनों आपको करना होगा। वहाँ पर डेट भी आपको डल पाएगा, जैसे कि आपका अगर मान के चलिए कि 4 जनवरी को पड़ता है, तो 04.01.2021 उस वक्त 2021 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको भरवाएगा। तो आप समझ गए। तो इस तरह से आपने सारा कुछ भर दे लिया। अब तिथि उसी दिन का डालें जिस दिन आपका उसी दिन का डालें जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, तो वो वहीं पर डालें, ठीक है। ये इसका कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये उम्मीदवार का हस्ताक्षर वगैरह आप वहीं पर करवा लें, क्योंकि वो कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है आपको। तो ये हो गई प्रपत्र 1 और 2 दोनों का। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट वगैरह होते हैं। मतलब कि टेस्ट आपको जरूरत है। ये प्रपत्र 1 और 2 आपको यहाँ पर ही फिलअप आप करके ले जाइए। नहीं अगर कर पा रहे, कुछ डर हो रहा है, तो जो मैंने बताया वो आप कर लीजिए। फिर भी डर हो रहा है तो आप वहाँ पर भी फिलअप कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है। लेकिन आपको 1.5 घंटे का वक्त ही मिलता है, उसमें आपको बहुत कुछ आप खुद भी पैनिक हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि यहीं पर फिलअप कर लें, ठीक है। यहीं पर फिलअप कर ले, सब कुछ है। उतना मैंने आपको सब कुछ बताया, इतना डिटेल में मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मैं ये वजह मैंने बताई थी आपको। और मैंने बताया कि आप सबका 4-4 करके रख ले, जो वहाँ पर 2 अटेस्टेड मांगेगा उसका भी, और जो यहाँ पर है उसका भी, ठीक है। जो प्रपत्र 1 और 2 है उसका भी। वजह ये है, देखिए अब क्या होगा कि प्रपत्र 1 और 2 को आप फिलअप करोगे, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आप अनुक्रमांक नंबर गलती लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पोस्ट का नाम गलत लिख सकते हो, जिससे कि बहुत सारे अनजाने से पोस्ट हैं। तो आपको समझ में नहीं आया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति इस तरह से करके आपको लिखना होगा। तो उसमें आप कई बार गलती हो सकती है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। कई बार क्या होगा कि आप पूरा फिलअप कर देने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं सबसे पहले रखता बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, ये मैंने क्या रख दिया, ग्रामीण विकास पदाधिकारी रख दिया, RDO आपने रख दिया। तो इस हिसाब से आपको फिर बाद में हो सकता है प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है कि पहले ही आप एक दो आप अलग से रख रहे हैं ये सब चीज़ें करके, ठीक है। एक आप कम से कम रखें, और फिर उसी को देख के आप यहाँ पर अच्छे से आप लिखें उसको। और दूसरी बात, वहाँ पर भी आप लेके जाएं एक अलग से। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है किसी वजह से आपने कुछ गलत लिख दिया हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर से आपको अलग से प्रपत्र वगैरह आपको लाने जाना होगा, या फिर किसी से मांगना होगा, या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि प्लीज़ आप करवा दीजिए मेरे लिए फ़ोटोकॉपी। तो वहाँ पर वो उनके आप मर्जी पर आप डिपेंडेंट है। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि, या फिर संविधान में नहीं लिखा है कि वो उन्हीं का पूरी जिम्मेवारी है कि आप सब कुछ आपको करवा के देंगे। 1.5 घंटे का ही वक्त आपके पास है। 1.5 घंटे में बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, आप ही इकलौते नहीं हैं। तो हालांकि आपको मिलेगा अच्छा खासा मौका, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक मैं जो स्किप कर दिया था उस वक्त बताना, वो ये है कि एक लड़के ने आइडेंटिटी कार्ड लाया ही नहीं था, अपना आधार कार्ड और ये आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी नहीं लेके आया था। और वहीं पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करती हैं, 2 महिला थी सामने बिल्कुल बैठी हुई, और इधर एक पुरुष थे। सो उनसे उन्होंने उलझना शुरू कर दिया। कहा कि देखिए मैंने तो लाया नहीं है वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट बोला कि देखिए लाना था ही नहीं, इसमें मेंशन कहाँ हुआ है आप बताइए, आइडेंटिटी कार्ड मेंशन ही नहीं है। तो बोला कि इसलिए मैंने नहीं लाया बस।
हालांकि उन्होंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो इस वजह से उनको साथ कॉन्फिडेंस होगा, इस वजह से किसी वजह का कॉन्फिडेंस होगा, मुझे नहीं पता। तो उलझने लगे, तो वहाँ पर पोलाइटली आप कोशिश करें कि सभी से वार्तालाप करें, क्योंकि आप तभी आपको वहाँ पर थोड़ा सा हेल्प भी मिल सकता है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी ला पा रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर आप अच्छे से बिहेव करें किसी के साथ, तो वो मर्सी भी आपको दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जाइए इनका जो है आप ये फ़ोटो करवा कर ले आइए। आप किसी कर्मचारी को बोल सकते हैं वो कि इसका जल्दी से 2 फोटो कॉपी करवा के लाइए। अपने ही ऑफिस में होगा, आप अगल बगल में, मतलब कहीं से भी वो आपको करवा के ले आएंगे। लेकिन वो उलझने लगे, और उलझने के दौरान उनके क्या हो गई कि वो भड़क गए, बोले कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन बाद में उन्होंने फिर तो मर्जी दिखाया, और 5-6 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है कि आप अच्छे से बात कीजिए, इस तरह से बिहेव नहीं किया जाता। तो आप समझ रहे मेरी बात को। दूसरी बात, आप पेन जरूर से जरूर एक रखें। यूजली होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने से डॉक्यूमेंट से लेकर के जाते हैं, तो आप पेन भी रखें, और कोशिश करें कि एक इस तरह का फाइल आप खरीद कर रख ही लें। भले वो आप काला वाला एक अच्छा सा मोटा सा फाइल आप रखें, जैसे मैं लेकर गया, तो उसके अंदर ये रख दे, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ वो फाइल होंगे जो रिक्वायर्ड्स हैं। आप एक्स्ट्रा जो 4 आप सबका करवा रहे हो, तो दो अलग अलग छांट करके आप उसी मोटे वाले फाइल में अलग में रख दें। लेकिन इसमें उसी को रखें जिसमें कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी जो अपने लेटेस्ट में जो भी आप फ़ोटो वगैरह खिंचवाए हो, उसको आप कुछ फ़ोटोज आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा फ़ोटो की, या फिर किसी वजह से तो 2 से ज़्यादा तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से कुछ पूछा गया, या फिर आप ख़राब से धुंधला सा हो गया, या फिर रखे किसी वजह से ख़राब गया, तो एक एक्स्ट्रा 2-3 रखे रहें। साथ साथ जेम्स पिन खरीद लें। जेम्स पिन ऐसे तो वहाँ पर वो स्टेपल कर देगा, ठीक उसके बगल में यहाँ पर चिपका करके स्टेपल कर देगा। लेकिन जेम्स पिन एक रखे रहें। हो सकता है कि वो जेम्स पिन भी मांग सकते हैं, क्योंकि मेंशन है, जो मेंशन है वो आपको लेकर जाना है, भले वहाँ पर आपका कुछ और मांगा जाए। जो मेंशन है आप वो नहीं लेके जाना, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेंशन है उसको तो छोड़े कम से कम नहीं, ठीक है। और इंटरव्यू लेटर भी जरूर से जरूर है। इंटरव्यू लेटर भी आप इसी के अंदर रख लें, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या होंगे, पहला मैट्रिक आप लिखते जाएं, मैट्रिक सर्टिफिकेट, और 2 इसमें होंगे सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना मैं अभी बता देता हूँ आपको। 2 फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट का 2, मतलब मैट्रिक रिजल्ट का 2, मैट्रिक सर्टिफिकेट का 2। फिर ग्रेजुएशन आप हैं तो ग्रेजुएशन में यूजली क्या होता है कि जो बीटेक किए हुए रहते हैं उनको 8 सेमेस्टर देने होते हैं। तो 8 सेमेस्टर का ही वो क्या होता है कि 8 सेमेस्टर के अंत में ही सब कुछ दिया होता है। जैसे कि उनका 4 सेमेस्टर होता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके वो चारों ही सेमेस्टर में आ जाता है उनका, जिसमें लिखा होता है कि पहले सेमेस्टर में आप कितना है, सेकंड सेमेस्टर में कितना है, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। इस तरह से 8 सेमेस्टर का जब उनका होता है तो 7 सेमेस्टर भी उनमें मेंशन रहता है उसमें, और 8 सेमेस्टर भी लिखा रहता है। फिर ओवरऑल आपका लिखा रहता है कि ये इतना आपका होगा, तो वही आप लेके जाएँ। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे मैं भी पैनिक था कि कुछ एक्स्ट्रा तो मेरे को मिला नहीं, बस ये 8 सेमेस्टर का रिजल्ट मैं लेके जा रहा हूँ, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ना मांग दे। तो फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने बताया भी था, क्योंकि मैं शुरुआत में ऐसा करता था, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। और भी कुछ मैंने फॉर्म फिलअप किए थे, तो उसमें मुझे डर लगता था। तो बोला कि नहीं, ये इंजीनियरिंग में ऐसा ही होता है, 8 सेमेस्टर में ही पीछे वाले सारे सेमेस्टर्स का रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से नहीं आता। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएं। अगर प्रोविजनल ही है आपके पास तो प्रोविजनल ही लेके जाएं, ठीक है। अगर प्रोविजनल आपने मेल्स में डाल दिया था और यहाँ पर ओरिजिनल अब तक आपके पास आ चुका है, तो कोशिश करें कि ओरिजिनल ही लेके जाएं। और कन्फ्यूज है तो प्रोविजनल भी साथ में रखें, ओरिजिनल भी साथ में रखें। मेरी बात ध्यान से रखें। अगर आपने पहले प्रोविजनल डाल दिया है, कोई सुने आप ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज है तो प्रोविजनल और ओरिजिनल दोनों साथ में लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले प्रोविजनल डाल दिया था मेंस वक्त में, और क्योंकि उस वक्त में तक मैंने ये निकलवाया नहीं था मेंस तक में, लेकिन मैं ओरिजिनल लेके गया था ऑफिस में। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने उसमें प्रोविजनल डाला था सर, मैं ओरिजिनल दे रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो उन्होंने एक बगल में बैठे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 4 टेबल था, तो 4 टेबल पर एक पे 3 थे, एक पे 3 थे, एक पे 3, एक पर 3 ऐसे होता है। और आप बिल्कुल सामने बैठेंगे, इस तरह से एक चेयर पे बैठाया जाएगा, एक और आपके बगल में एक चेयर होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ी मेंटेन करके रखनी होगी, ठीक है। तो उन्होंने बगल वाले से पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है। तो इस तरह से आप ले करके चली जाइए, इसमें कौन सी इशू है।
दो दो इसमें रखेंगे सब कुछ का। ओरिजिनल भी कोशिश करें कि इसी में हो जाए, अगर इसमें आ जाता है अंदर तो ठीक है, नहीं आता तो वो बड़े मोटे वाले फाइल में जरूर से जरूर ओरिजिनल रखे रहें, ठीक है। और एक जैसे आधार कार्ड वगैरह, तो आधार कार्ड का ओरिजिनल आप इसी में रख लें, छोटा सा तो आधार कार्ड होता है तो इसी में रख लें, कोई इशू नहीं होगा। फ़ोटो इसी में रख लें, पिन जो जेम्स पिन है इसी के अंदर रख लें, जो जो मांगा गया इसमें रख लें। बहुत आसान आराम से आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे। और इतनी सी बात थी। और सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, देखिए सेल्फ अटेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्ट कैपिटल लेटर में, सेल्फ अटेस्टेड अटेस्टेड लिखना है आपको कैपिटल लेटर में। हिंदी के भी हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश में ही लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सेल्फ अटेस्ट करना में इतना कोई ये नहीं जाता, नहीं भी आपने किया तो वहाँ पर आपको करवाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको हिदायत देगा कि आज का डेट ही आप डालिए, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप 2 एक्स्ट्रा रखेंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फाइल है, तो आज का डेट ही आप डालिए वो बोलेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था उसी दिन का डेट, ठीक है। उसी दिन का मैंने डेट डाला था, सोचा था कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यार, डाल के देखते हैं। तो मैंने सचमुच उसी दिन का डाला था और उसी दिन, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपका नाम सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ कुमार जैसे भी सर्टिफिकेट में लिखा वो लिखें। फिर अपना सिग्नेचर करें, जो आपने मेंस में लिखा है किया है, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं लगातार, मैंने आपको बताया जो वो सिग्नेचर करें। पहले सेल्फ अटेस्टेड नाम, पूरा नाम, फिर आप सिग्नेचर स्टाइल में अपना नाम लिखेंगे। एक नाम आपने लिख दिया, अपना नाम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जिस तरह से, फिर एक सिग्नेचर जो आप करते हैं यूजली उसके अंदर आप खींचते हैं वगैरह, ऐसा उस दिन का डेट नीचे डाल देंगे। ये 4 चीज़ें, सेल्फ अटेस्टेड नाम, जैसे भी आप लिखते हैं नाम इंग्लिश में ही लिखें, कोशिश करें। फिर उसके अंदर सिग्नेचर, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं उसके नीचे डेट, ये 4 चीज़ें रहेंगी। ये सेल्फ अटेस्टेड हो चुका, ठीक है। ऐसे 2-2 आप लेके जाएंगे। मैंने सब कुछ करीबन 10 बार भी मैंने ये बात बोल दिया है कि आप सबका 2-2 ही रखेंगे इस तरह से मेन एक फ़ाइल में। जो 2 एक्स्ट्रा रखेंगे जानबूझ करके एक मोटे से फाइल में, उसी के साथ अपने साथ पकड़े रहे, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि नहीं एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप ले करके जाएँ। कई लोग बैग भी अंदर ले जा रहे थे, तो मैं बैग बाहर ही छोड़ के गया था क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ मेंबर जानबूझ करके बाहर थे। उन्होंने बोला था कि मैं लकी हूँ तुम्हारे लिए, तो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, तो उनके पास ही मैंने कार में छोड़ दिया था। तो इस तरह से आप अपने साथ में अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। बैग भी ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा हल्का ही रखें क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। 16 रुपया पहले ही आपने अपने जेब में आप डाल लेंगे। अगर आप महिला हैं तो एक पर्स वगैरह आपके पास जो भी होता है उसमें आप डाल लें, क्योंकि ज़्यादा पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वॉच ना ले जाएं, वॉच तो वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। बेल्ट आप पहन सकते हो, बेल्ट पहन सकते हो पुरुष हैं तो। महिला को मैंने देखा था कि वो साड़ी में ही थी या फिर सलवार सूट में भी थी, तो ब्लेज़र वगैरह आप डाल सकते हैं क्योंकि ठंड है थोड़ा, और ठंड के वक्त में आप ब्लेज़र वगैरह आप डाल सकते हो। महिला हो या पुरुष हो दोनों ही ब्लेज़र डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। स्वेटर पहना है तो वो भी इस तरह का होना चाहिए जो कि ज़्यादा कलरफुल ना हो, मतलब एक ऐसा थोड़ा देखने में। बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे यूट्यूब पर वगैरह पर, जिनमें वो आप स्वेटर भी अगर आप पहनते हो तो हल्का कलर होना चाहिए, लाइट कलर, जो बहुत ज़्यादा भड़कीला टाइप नहीं हो। तो कोशिश करें कोई भी हो तो आप उसको ही डालें। तो मैंने ये सब किया था। और शूज वगैरह आप फॉर्मली जो आप पहनते हैं उसमें रहे। और अगर आप टाई डालना चाहते हो तो टाई भी आप पहन सकते हो, जैसे मैंने टाई पहना था। तो ये पुरुषों के लिए होता है, और महिलाओं के लिए मैं बताया कि साड़ी या सूट उसके साथ साथ ब्लेज़र आप डाल सकती हैं। तो ये आप पर है। तो इतनी सी बात थी। आप वॉच लेकर नहीं जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी वॉच की, तो पता ही नहीं होगा आपको, ठीक है। मैं अगला जो आपको वीडियो बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कोरोना टेस्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, नेगेटिव उसमें पाया जा रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके कोरोना के बाद क्या हुआ, क्या डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि आप जाइए PK मिश्रा सर, AK मिश्रा सर, या फिर ई शर्मा सर उधर सर, ऐसे सर के बोर्ड में। ऐसा नहीं होगा, आपको कोड मिलेगा वगैरह। कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोड मिलेगा, या फिर उसमें नाम क्या मेंशन रहेगा, आपका भी नाम रहेगा कि नहीं, या फिर आपको जाना कहाँ है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपके घर आ जाओगे, या उसके बाद भी कुछ होगा तो मैं आपको सब बताऊंगा कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, आँखें का टेस्ट आपको होगा कि नहीं होगा, यूरिन टेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्लस आपके फिजिकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा।
क्या क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो अगले वीडियो को स्किप नहीं किए, क्योंकि ये सब कुछ का सब कुछ मैं जो भी बता रहा हूँ ये उसी दिन होना है। ये ऐसा नहीं कि अगले फिर दिन आपको बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही आपको 1 घंटा का दौरान लगभग चला जाएगा सब कुछ टेस्ट वगैरह करवाने में। तो कौन कौन से टेस्ट होंगे और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा। तो ठीक है, बताया जाएगा मतलब टेस्ट के दौरान आपको पता चलेगा। तो वो आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो गया है ऑलरेडी, 26 मिनट के करीब का हो चुका है। तो मैं इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। और जो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए मुझसे या फिर किससे किसी और से क्या पूछे जा रहे थे, जो मैंने वहाँ पर 5-6 लोगों से पूछा, और जो एक मेरे सीनियर थे उनसे ही मेरी वार्तालाप हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या मेंटेन करना है, क्या आप मास्क अंदर लेके ठीक है, क्या क्या पूछी गई थी वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या आप मास्क पहन करके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी आप वीडियो में आपको पता चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा अगले बार। तो जरूर से जरूर देखें। टिल देन बाय, गुड डे।